सो हे गाइस, एक बार फिर से हाजिर हूँ न्यू एपिसोड के साथ। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, लिहान ने फाइनली अपने जैसा ही एक टैलेंटेड लड़का खोज लिया होता है, जहां वह उसे खोजने के दौरान एक मिस्टीरियस अंडरग्राउंड एरिया में आ चुका था। जहां वह जैसे ही आगे बढ़ता है, उसके सामने एक मिस्टीरियस पॉड होता है जिसको कई सारे जंजीरों से बांध कर रखा गया होता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में हमें लिहान को दिखाया जाता है, जो कि उसी पॉड के साइड में पड़े हुए कई सारे लाशों को देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार इन सब लोगों की हालत किसने की। लिहान को यह सब समझने में देरी नहीं लगती कि इस पॉड में कोई और नहीं बल्कि ली हाउ कैद है। लिहान उसके फादर सिटी लॉर्ड से पूछने लगता है कि आखिरकार तुमने अपने बेटे को ऐसी सजा क्यों दी। तो सिटी लॉर्ड उसे बताता है कि यह मेरा असली बेटा नहीं है, मैंने तो सिर्फ इसका यूज अपने फायदे के लिए किया था, क्योंकि सिटी लॉर्ड बनने के लिए एक कंडीशन रखी गई थी जिसमें कोई मेरा बेटा होना चाहिए, तभी मैं इस सिटी लॉर्ड की पोजीशन को हासिल कर पाऊंगा, इसीलिए मैंने अपने बेटे को ऐसे बना दिया। लिहान उसे पूछने लगता है कि यह लड़का कहाँ से आया है। सिटी लॉर्ड उसे बताने लगता है कि इस लड़के को उन्हीं इमॉर्टल्स ने मुझे दिया था। यह सब सुनने के बाद लिहान यह तो जान चुका था कि सिटी लॉर्ड अपने पोजीशन के लिए कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड है, इसीलिए वह अपने दोनों भाइयों को मारकर इस पोजीशन को हासिल किया। तो उसका बेटा इसके सामने क्या था। फिर इसके बाद सिटी लॉर्ड उसे बताने लगता है कि अब से तुम इस जगह पे बुरी तरीके से फंस गए हो। तुम साइड में पड़े हुए लाशों को देखकर यह तो अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ जो भी आता है वह मारा जाता है, और अब तुम्हारा भी यही हालत होगा और तुम्हारा समय आ चुका है मरने का। इसके बाद सिटी लॉर्ड जल्दी से उस अंडरग्राउंड एरिया के चारों तरफ का गेट बंद कर देता है, जिसके कारण वह पॉड हिलने लगता है और उस जगह पे ली हाउ निकलता है, जो कि सीधा लिहान के ऊपर अटैक कर देता है। पर लिहान उसके अटैक को काफी स्मूथली डॉज कर देता है। फाइट के दौरान ली हाउ जब भी लिहान के ऊपर अटैक करता, पर लिहान उसके अटैक को काफी आसानी से डॉज करता है और उसके पूरे बॉडी को ऑब्जर्व करने लगता है, जिससे लिहान को पता चलता है कि यह लड़का असल में मर चुका है। इसमें ना कोई फीलिंग है और ना ही कुछ भी यादें हैं। यह ना ही बोल सकता है और ना ही सोच सकता है। यह एक जिंदा लाश बन चुका है, एक ज़ॉम्बी की तरह, और यह बिना सोचे समझे अपने एनिमी के ऊपर अटैक किया जा रहा होता है। बिना सोचे समझे ऐसा लग रहा होता है कि यह पूरी तरीके से मर चुका है, यह सिर्फ एक ज़ॉम्बी की तरह लग रहा है। इधर लिहान सभी बातें समझ चुका था कि यह लड़का सच में डीमन की तरह हो चुका है। इसके बाद इमॉर्टल फेरी उसे जवाब देती है कि तुमने सही कहा, यह लड़का पूरी तरीके से फीलिंगलेस डीमन बन चुका है, और यह जरूर उन 6 इमॉर्टल्स ने ही किया होगा, जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और उनका पता मैं आज तक नहीं लगा पाई। फिर हमें दूसरी तरफ सिटी लॉर्ड का सीन दिखाया जाता है, जो कि आराम से अपने टी को एंजॉय कर रहे होते हैं, जिसे देखकर उसका सर्वेंट बोलता है कि मास्टर, जो लड़का लिहान यहाँ पे आया है वह काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि आपका बेटा उसे हरा पाएगा, शायद वह मारा भी जा सकता है। तो सिटी लॉर्ड उसे जवाब देता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा बेटा मरे या फिर जिए, वह बस मेरा एक खिलौना है। इसके बाद हमें अंडरग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ली हाउ लिहान के ऊपर अपनी डिमोनिक पावर यूज करना शुरू कर देता है, जिससे वह एक जाइंट पाइथन को समन करता है, जो कि जैसे ही लिहान के ऊपर अटैक करता है, पर लिहान उस पाइथन को आसानी से खत्म कर देता है। पर ली हाउ तब भी नहीं रुकता और उसके ऊपर अटैक करने लगता है, पर लिहान तो उसके अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेता है। इसके बाद लिहान का सब्र का बांध टूट चुका था, इसीलिए वह ली हाउ को बुरी तरीके से अपने पंच से मारने लगता है, जिससे उसको मार मार के कचूमड़ बना देता है। पर इतना ज्यादा मार खाने के बाद भी ली हाउ को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वह जितना ज्यादा पिटाई खाएगा उतना ज्यादा ही वह पावरफुल बनेगा और उतना ही पावरफुल तरीके से अटैक करेगा। तभी फिर से ली हाउ लिहान के ऊपर अटैक करता है, पर लिहान उसके हाथों को पकड़कर उसके कपड़े फाड़ देता है। फिर उसके बाद लिहान को ली हाउ के पीठ पे एक सिंबल नजर आता है, जिसे देखने के बाद इमॉर्टल फेरी उसे बताने लगती है कि यह कोई मामूली मार्क नहीं है, बल्कि यह एक श्राप है, जो कि अपने अपोनेंट की पावर को एब्जॉर्ब करके उसी के खिलाफ यूज करना जानता है, जिससे यह काफी पावरफुल बन जाएगा और तुम्हें इसे हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लिहान इमॉर्टल फेरी से पूछने लगता है कि तो बताओ, मुझे इस कर्स का क्या इलाज करना होगा, क्या तुम इसे तोड़ सकती हो। इमॉर्टल फेरी उसे बताती है कि यह कर्स कोई मामूली कर्स नहीं है, यह काफी ज्यादा ही पावरफुल है और काफी मिस्टीरियस भी। इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मगर मैं इसे जरूर ही समझ लूंगी। अगर हमने इसके ऊपर बने हुए मार्क को खत्म कर दिया तो यह बुरी तरीके से ब्लास्ट होगा और आसपास के जगह को भी तबाह कर सकता है, इसीलिए यह काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। फिर हमें ली हाउ को दिखाया जाता है, जिसका पावर काफी तेजी से बढ़ने लगता है। फिर इसके बाद सिटी लॉर्ड का सीन दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा होता है कि मैंने अपने बेटे को इतना ज्यादा खूंखार बनाया है, जो कि किसी को भी मारने से पीछे नहीं हटेगा और इन दोनों को भी मार देगा। इसी की मदद से मैंने इस इतने बड़े एम्पायर को खड़ा किया है और अपने लॉर्ड की पोजीशन को हासिल किया। फिर हमें अंडरग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहां ली हाउ ने अपने पावर को अपने मैक्स लिमिट पे पुश कर लिया होता है, जिसके कारण वह एक काफी पावरफुल जाइंट पाइथन को समन करता है, जो कि पहले से काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था, और वह लिहान के ऊपर अटैक कर देता है। पर लिहान तो इसके यह भी अटैक को
काफी आसानी से डॉज कर लेता है, जिसे देखकर बाहर खड़ा हुआ सिटी लॉर्ड भी हैरान होता है कि यह कैसे हो सकता है। पर लिहान उसे काफी आसानी से हराकर उसे बाहर ले आता है। अब बाहर लिहान को देखकर सिटी लॉर्ड की तो काफी फटने लगती है। लिहान सिटी लॉर्ड की तरफ बढ़ने लगता है और बोलता है कि तुमने मुझसे काफी ज्यादा झूठ बोला, अब तुम्हारी खैर नहीं। लिहान उसके तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी सिटी लॉर्ड को बचाने के लिए ली हाउ उसके बीच में आ जाता है, जिसे देखकर लिहान सिटी लॉर्ड को बोलने लगता है कि कितना ज्यादा बेशरम इंसान हो तुम, अपने बेटे का साथ इतना ज्यादा गलत किया, फिर भी तुम्हारा बेटा तुम्हें बचाने की कोशिश में लगा हुआ है, मगर तुम कैसे बाप हो, अपने बेटे को बचाने के लिए कोशिश भी नहीं किया और अपने फायदे के लिए अपने बेटे को एक जिंदा लाश बना दिया। फिर इसके बाद हमें बताया जाता है कि सिटी लॉर्ड ने पहले ही इमोर्टल्स को खबर कर दिया है कि कोई लड़का उसे मारना चाहता है, इसीलिए वह सब यहाँ आने के लिए निकल चुके होंगे। फिर सिटी लॉर्ड लिहान से बोलने लगता है कि यह सब मेरी गलती नहीं है, यह सब मेरे सर्वेंट ने मुझे बहला फुसला कर करवाया है। जिसे सुनने के बाद लिहान उसे बोलता है कि मैं तुम्हें क्या बेवकूफ नजर आ रहा हूँ, तुम्हारी बातों को इतना आसानी से मैं कैसे भरोसा कर सकता हूँ, मुझे जल्दी से सारी बातें सच सच बताओ और खासकर इस ली हाउ के बारे में, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर इसके बाद लिहान अपने सीक्रेट ट्रेजर को बाहर निकालते हुए उसे एक अगरबत्ती में कन्वर्ट करके सीधा सिटी लॉर्ड के आंखों पे पॉइंट करता है और बोलता है कि अगर तुमने मेरी बातों का सच सच जवाब नहीं दिया तो इसी अगरबत्ती से मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा। इसके बाद सिटी लॉर्ड उसे बताने लगता है कि दरअसल कुछ साल पहले मेरा बेटा काफी ज्यादा बीमार था, जिसके कारण मैं इस सिटी लॉर्ड का पोजीशन हासिल नहीं कर पाता, इसीलिए मैंने इसको ठीक करने के लिए काफी ज्यादा उपाय खोजा, मगर कुछ भी मेरे हाथ पे नहीं लगा। इसके बाद मेरी मुलाकात हुई उन 6 इमोर्टल से जिनसे मैंने अपने बेटे के लिए मदद मांगी, जो बातों को सुनने के बाद मेरे पास एक कंडीशन उन्होंने रखी और मेरे बेटे की लाइफ को बढ़ा दिया, जिसके बाद मेरे बेटे की बीमारी भी ठीक हो गई, मगर कुछ सालों के बाद इसका बीमारी फिर से स्टार्ट हो गया और तभी कुछ दिनों के बाद उन 6 इमोर्टल्स का हमारे सेक्ट पे हमला होता है। जिस दौरान मैंने उनसे मदद मांगी थी तो उन्होंने मेरे बेटे को एक श्राप दे दिया था, जिसके कारण मेरा बेटा पागल हो गया और पागल होने के बाद इसका बिहेवियर कुछ डिमोनिक लग रहा था, जिसके कारण मुझे यह सब करना पड़ा। और वैसे भी यह पागल होने के बाद भी मेरे काम आ रहा था, तो इसमें मेरा ही तो फायदा है, जिससे मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मैंने अपने बेटे की मदद से काफी पावरफुल सिटी बनाई और मैं उसका आज लीडर हूँ। जिसके बातों को सुनने के बाद लिहान उससे पूछने लगता है, अच्छा तो यह सब हुआ था, तो आखिरकार तुम बताओ कि वह 6 इमोर्टल कहाँ चले गए। तो सिटी लॉर्ड उसे बताने लगता है कि मैंने उन सबको 7 साल पहले दिखा था, उसके बाद मैंने उन सबको आज तक नहीं देखा। इसके बाद लिहान उसे बोलता है कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए काफी कुर्बानी दी, मगर तुमने अपने बेटे के लिए कोई भी कुर्बानी नहीं दी, मगर टाइम आ चुका है अपने बेटे के लिए तुम कुछ कुर्बानी दो और तुम एक बाप बनने के लायक भी नहीं हो। लिहान गुस्से में अपने अगरबत्ती को एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट करके उसके गले के आर पार कर देता है, जिससे वह काफी बुरी मौत मरता है। इसके बाद लिहान इमोर्टल फेरी को बोलने लगता है कि यहाँ पे आने के बाद हमें काफी सारा सबूत मिल गया और उन 6 इमोर्टल को खोजने का भी। लिहान इमोर्टल फेरी से बोलने लगता है कि तुम जल्दी से इस लड़के के बॉडी पे बना हुआ कर्स को खत्म करो, जिससे कि यहाँ काफी बड़ा ब्लास्ट होगा और वह इमोर्टल्स भी इसे देखने के लिए यहाँ पे जरूर ही आएंगे। और जैसे ही वो 6 इमोर्टल यहाँ पे आएंगे मैं उन सभी को मारकर अपना बदला कंप्लीट कर लूंगा। इसके बाद इमोर्टल फेरी उस लड़की के ऊपर मौजूद उस शराब को खत्म कर देती है, जिसके कारण काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और उसका बॉडी भी खत्म हो जाता है। इस ब्लास्ट से काफी ज्यादा पावरफुल रोशनी बाहर को निकलने लगता है, जो कि सीधा हेवन की तरफ जाने लगती है, जिसे देखने के बाद उन सभी इमोर्टल्स को भी पता चल चुका था कि हमारा बनाया गया लड़का खत्म हो चुका है, इसीलिए वह इसके बारे में पता लगाने के लिए मॉर्टल वर्ल्ड में आ चुके थे। इसके बाद ली हाउ उन सभी को मारने के लिए अपने किंग ऑफ हेल के अवतार में आ चुका था, जो कि थ्रोन में बैठे हुए उन सभी का इंतजार कर रहा होता है, जो कि काफी कूल अंदाज होता है। उन सभी इमोर्टल्स के आने से यहाँ का मौसम काफी ज्यादा खराब होने लगता है, यहाँ पे काफी ज्यादा आंधी तूफान भी चलने लगता है, साथ ही बारिश भी होने लगता है। इमोर्टल फेरी लिहान को बताने लगती है कि वह सभी आ चुके हैं, इसीलिए तुम रेडी हो जाओ। उन सभी इमोर्टल्स के आने के कारण आसपास काफी अजीब ही आवाज गूंजने लगती है, जो कि काफी मिस्टीरियस आवाज होता है। लिहान को जैसे ही पता चलता है कि वह सभी इमोर्टल्स आ चुके थे, इसीलिए उसका सब्र का बांध टूट जाता है और वह उन सभी को मारने के लिए बाहर आ जाता है। बाहर आते समय उसके गुस्से के कारण वह महल भी टूट जाता है। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह अभी इन 7 इमोर्टल्स को मार दे, जो कि बाहर आते हुए सभी को धमकी देने लगता है कि तुम सब ने जो मेरे फैमिली को मारकर जो गंदा काम किया है उसकी सजा तो सिर्फ मौत है, जो कि तुम्हें आज चुकाना होगा, जिस मौत को मैं आज अंजाम देने वाला हूँ। और इसी खतरनाक सीन के साथ यह एपिसोड एंड होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में हम उन सभी को देखते हैं जिन्हें लिहान धमकी दे रहा होता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और तभी लिहान गुस्से में अपने स्वॉर्ड के मल्टीपल स्लैश से एक साथ अटैक करता है, जिससे कि ऐसा लगता है कि वह एक साथ इन सभी इमोर्टल्स को मार देगा, क्योंकि यह स्लैश
काफी ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा होता है, लेकिन इस अटैक के कारण वह सभी इमोर्टल मरते नहीं है बल्कि वाटर में कन्वर्ट होकर फिर से जिंदा हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद इमोर्टल फेरी बोलने लगती है कि यह एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कल्टीवेटर बारिश का सहारा लेकर खुद को पानी में कन्वर्ट करता है अटैक से बचने के लिए, और यह बारिश का सहारा लेकर हर अटैक से बचेगा जो इसके लिए काफी एडवांटेज होगा। इसीलिए तो इमोर्टल के आने से यहाँ बारिश होने लगा। तभी फिर हो जाता है जब भी लिहान किसी भी इमोर्टल को मारता तो वह तुरंत ही पानी में कन्वर्ट हो जाता। यह सब देखकर इमोर्टल फेरी बताती है कि तुम्हें इस टेक्निक को समझना होगा क्योंकि यह सब बारिश के वजह से काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, जिसे मारना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जब तक यहाँ पे बारिश होता रहेगा तब तक यह काफी ज्यादा पावरफुल रहेंगे और तुम इन्हें जान से नहीं मार पाओगे, और तुम्हें इसके टेक्निक को अच्छे से देखना होगा क्योंकि यह टेक्निक कोई खास टेक्निक है जिसे यूज करना ये काफी अच्छी तरीके से जानते हैं। इधर लिहन जितना चाहे कोशिश कर ले वह इन इमोर्टल को नहीं मार पा रहा होता है क्योंकि जैसे ही उन पे अटैक करता यह पानी में कन्वर्ट हो जाते थे। फिर भी लिहान उन सभी के ऊपर गुस्से में अपने स्वॉर्ड से अटैक कर रहा होता है और उन्हें मारने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वह फिर से जिंदा हो जाते थे क्योंकि यह टेक्निक कुछ खास और मिस्टीरियस था जैसा लिहान आज तक ले नहीं देखा होता है। पर तभी सभी इमोर्टल पानी से बाहर निकलते हुए लिहान के ऊपर एक साथ अटैक करते हैं, पर लिहान अपने ऊपर एक शील्ड बनाकर सभी से बच जाता है और फिर अपने अटैक के जरिए उन सभी को दूर हटा देता है। पर वह इमोर्टल इतने आसानी से उसे नहीं छोड़ने वाले थे, इसीलिए वो वाटर फॉर्म से फिर से कन्वर्ट होकर उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हैं। पर लिहान काफी ज्यादा गुस्से में अपने स्वॉर्ड स्लैश के मल्टीपल अटैक को एक्टिवेट करके उन सभी को एक साथ ही काट देता है, मगर वह फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं जिससे लिहान को कुछ समय मिल जाता है। फिर उसके बाद इमोर्टल फेरी उसके सामने आते हुए बताने लगती है कि तुम कितना भी कोशिश कर लो तुम इन सबको नहीं मार पाओगे। जब भी तुम इनको मारते हो तो ये थोड़ी देर के बाद पानी से इंसान में कन्वर्ट होते हैं, इसीलिए तुम्हें इन्हीं समय के बीच में इन्हें मारने का तरीका खोजना होगा। और तभी वह सभी इमोर्टल फिर से पानी से अपने रियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि 5 इमोर्टल होते हैं क्योंकि लिहान ने पहले ही 2 इमोर्टल्स को मार दिया होता है। पर तभी वो पांचों इमोर्टल्स अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए वाटर चैन की मदद से लिहान के पैर को पकड़ लेते हैं और अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है। पर लिहान भी कोई कम नहीं था, वह अपने डिवाइन पावर से उन सभी चेन को तोड़ देता है और जो अटैक उसके तरफ आ रहा था उनको अपने फायर शील्ड की मदद से रोकने लगता है और उसे खत्म करके अपने स्वॉर्ड से काफी पावरफुल अटैक कर देता है जो कि उन सभी इमोर्टल को एक बार में ही खत्म कर देता है। पर अभी भी वो इमोर्टल जिंदा होते हैं, वह सिर्फ घायल हुए होते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिहान यह सारी बातें समझ चुका था कि इनको कैसे रोका जाए, इसीलिए यहाँ का बारिश भी रोक दिया होता है जिसके कारण सभी इमोर्टल्स का पावर लिमिटेड हो जाता है जो कि फिर से पानी में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। इसीलिए लिहान उन सभी को चोट पहुंचा पाया, मगर लिहान ने जो अटैक किया था वो भी काफी पावरफुल था। फिर लिहान उन सभी की तरफ बढ़ने लगता है, पर एक इमोर्टल जैसे ही अपने स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश करता है पर लिहान उसके स्वॉर्ड पे अपने पैर को रख देता है। फिर इसके बाद यहाँ पे इमोर्टल फेरी आते हुए लिहान को बताने लगती है कि लिहान मुझे नहीं लगता कि यह सभी रियल इमोर्टल है जिनकी तुम्हें तलाश है, मुझे तो यह नकली लग रहे हैं क्योंकि यह काफी ज्यादा ही कमजोर है। हम जिस इमोर्टल्स की खोज में आए थे वह यह सब नहीं है, वह काफी ज्यादा ही पावरफुल है, यह तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। जिस पर लिहान उसके बातों में हाँ जवाब देता है और फिर बोलता है तो फिर यह सब कौन है, और उसका मुखौटा जैसे ही निकालने की कोशिश करता है पर तभी यहाँ कोई आसमान से अटैक करता है जिसे लिहान आराम से डॉज कर लेता है और फिर हमें दिखाया जाता है उन लोगों को जिसने इसके ऊपर अटैक किया होता है और वह सब रियल 7 इमोर्टल्स होते हैं। लिहान उन्हें देखकर सोच में पड़ जाता है कि मैंने तो 2 को मार दिया था तो बचे 5, तो आखिरकार यहाँ पे 7 इमोर्टल्स कैसे आ सकते हैं। इतना सब जानने के बाद लिहान तो काफी ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाता है। वह जितना ज्यादा इमोर्टल्स के बारे में जानना चाहता है उतना ज्यादा ही वो फंसता जा रहा है। लिहान काफी सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार यह कैसे हो सकता है। पर तभी लिहान बोलने लगता है कि तुम चाहे जितना भी इमोर्टल्स क्यों ना हो मैं तुम्हें मार के ही रहूंगा, और फिर वह उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड को तान देता है जिसे देखकर वह सभी इमोर्टल लिहान के चारों तरफ आकर एक काफी पावरफुल किलिंग फॉर्मेशन बनाने लगते हैं जो कि सभी के पावर को यूज करके यह फॉर्मेशन कंप्लीट होने वाला था। इस फॉर्मेशन को देखकर इमोर्टल फेरी लिहान को बताने लगती है कि यह फॉर्मेशन काफी ज्यादा ही पावरफुल है। यह फॉर्मेशन मेगवा टावर से जुड़ा हुआ है और यह एक स्टार लेवल का किलिंग फॉर्मेशन है जिससे बचना काफी मुश्किल है। लिहान तो समझ चुका था कि यह सब मेगवा टावर से रिलेटेड है, पर वह सोचने लगता है कि यह सब इतनी आसानी से अपनी आइडेंटिटी को कैसे रिवील कर सकते हैं। इन्हें क्या इस बात से कोई डर नहीं है कि अगर मैं इन सब के बारे में जान जाऊंगा तो इनके लिए खतरा बन सकता हूँ। आखिरकार ये ऐसी टेक्निक यूज क्यों कर रहे हैं जो कि इनके पहचान को रिवील कर सकता है। जिस बात पर इमोर्टल फेरी बताने लगती है कि अरे बुद्धू तुम समझ नहीं रहे, यह इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है, इनको लगता है कि यह इस किलिंग फॉर्मेशन के मदद से तुम्हें यहाँ पे जान से मार देंगे, इसीलिए यह अपनी आइडेंटिटी की चिंता न करते हुए इस फॉर्मेशन को बना रहे हैं। तभी फॉर्मेशन से पावर लेकर एक इमोर्टल
लीहान के ऊपर अटैक करता है, पर लीहान उसके अटैक के जवाब में उसका एक हाथ ही काट देता है, जिससे वह इमॉर्टल बंदा काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। पर वह इमॉर्टल बंदा झटके से अपने हाथ को फिर से रीजनरेट कर लेता है। यह सब देखने के बाद फिर से एक इमॉर्टल बंदा लीहान के ऊपर अटैक करने को बढ़ता है, पर लीहान उसके स्वॉर्ड अटैक को अपने स्वॉर्ड की मदद से आराम से रोक लेता है और हंस भी रहा होता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी इस किलिंग फॉर्मेशन से पावर लेकर तुम मुझे मार पाओगे। पर तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ ली हाओ फिर से जिंदा हो चुका था। वह यहाँ पे आ चुका था, जिससे देखने के बाद इमॉर्टल्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिरकार यह कैसे बच गया और यह तो मर चुका था, आखिरकार यह जिंदा कैसे हो गया। इधर लीहान उसके अटैक को आसानी से डॉज कर उसे बाहर फेंक देता है। इमॉर्टल उसके ऊपर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, पर लीहान उसके अटैक को फिर से डॉज करते हुए उसे काफी कूल अंदाज में पीटने लगता है। दूसरी तरफ ली हाओ को दिखाया जाता है जो कि उस इमॉर्टल बंदे के ऊपर अटैक करता है, पर वह इमॉर्टल बंदा अपने ऊपर शील्ड बनाकर उससे बचने लगता है। पर तभी मौका का फायदा उठाते हुए वह इमॉर्टल बंदा अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए ली हाओ के आर पार कर देता है, जिससे कि ली हाओ वहीं पे मारा जाता है। ली हाओ के मरने के बाद इमॉर्टल बंदा काफी ज्यादा खुश होने लगता है और हंसने लगता है और बोलता है कि तुम्हारे जैसे कीड़े को मैंने पहले ही मार दिया होता तो अच्छा होता, नहीं तो तुम मेरे रास्ते में आकर आज रोड़ा बनने की कोशिश ना करते। और फिर से हंसने लगता है, पर इसकी हंसी जल्द ही खत्म हो जाता है क्योंकि ली हाओ मरता नहीं, वह फिर से जिंदा हो जाता है और बोलने लगता है कि मैं तो पहले से ही मर चुका हूँ और तुम मुझे कितना मारोगे, अब तुम्हारा बारी है मरने का। इमॉर्टल गुस्से में उसके ऊपर बार बार अपने स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है, उसके छाती को छल्ली कर देता है अपने स्वॉर्ड की मदद से, पर फिर भी ली हाओ नहीं मरता और उसके तरफ डिमोनिक लुक देते हुए उसके ऊपर अटैक करके उसके गले को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ से एक इमॉर्टल उससे मदद मांगने लगता है, पर वह इमॉर्टल लीहान के साथ फाइट में बिजी होता है, जिससे वह कुछ भी नहीं कर सकता था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए लीहान उस इमॉर्टल के सीने में अपने स्वॉर्ड को उतार देता है। जिस अटैक से वह इमॉर्टल वहीं पे मरने वाला था, वह सोचने लगता है कि मैं अपने आखिरी समय में क्या करूं, मगर वह हार नहीं मानता। वह इस फॉर्मेशन की मदद से अपने सभी टीम मेंबर के पावर को जमा कर खुद में एब्जॉर्ब करने लगता है, मगर लीहान उसे अगर नहीं रोकेगा तो वह काफी ज्यादा पावरफुल होगा। इसीलिए लीहान अपने स्वॉर्ड के मल्टीपल स्लैश को एक्टिवेट कर उन सभी के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे वह सभी इमॉर्टल एक साथ ही मारे जाते हैं और ली हाओ भी मारा जाता है इसमें, मगर वह रियल में ली हाओ नहीं होता है क्योंकि वह पहले से ही मर चुका था, क्योंकि इमॉर्टल बॉडी ने उसके बॉडी को अपने कंट्रोल में कर लिया था, जिससे वह फिर से जिंदा हो गया था। फिर इसके बाद इस फाइट के खत्म होने के बाद इमॉर्टल फेरी लीहान को बताने लगती है कि तुम जल्दी से इस इमॉर्टल के फेस को देखो कि यह कौन है, जिससे हमें पहचान करने में आसानी होगी और इसके बारे में पता लगा सके। लीहान जैसे ही एक इमॉर्टल का फेस मास्क हटाता है तो वह देखकर हैरान हो जाता है कि इस इमॉर्टल का फेस तो बुरी तरीके से खराब हो चुका है, आखिरकार यह कैसे हो सकता है। और मुझे तो यह भी शक है कि यह रियल इमॉर्टल है या फिर फेक। मैं इन सब के बारे में जितना पता लगाने की कोशिश करता हूँ मैं उतना ही ज्यादा कंफ्यूज होता जा रहा हूँ। आखिरकार ये इमॉर्टल की सच्चाई क्या है और ये आखिरकार है कौन। मेरे पास बस सिर्फ यही लास्ट रास्ता था कि मैं इसकी फेस की मदद से इसके सभी टीम मेंबर को खोज पाऊँ, मगर यह भी बर्बाद हो गया। इमॉर्टल फेरी बताने लगती है कि हमारे पास काफी सारा सबूत मिल गया है जो कि इन सब का टेक्निक होता है, क्योंकि यह सब मेंगुआ टावर से रिलेटेड कोई टेक्निक यूज कर रहे थे जिसका नाम किलिंग फॉर्मेशन था। पर तभी इमॉर्टल फेरी को कुछ अजीब आवाज सुनाई देने लगती है। जब यहाँ पे इमॉर्टल्स आए थे उसी प्रकार का आवाज सुनाई दे रहा था, जिससे कि इमॉर्टल फेरी समझ जाती है कि कोई बंदा है जो कि हम पे नजर रखने की कोशिश कर रहा है और हमारे अगले कदम के बारे में वह पता लगाना चाहता है। और यह तीसरा बंदा कौन है यह हमें आगे बताया जाएगा, जो कि अपनी स्पिरिचुअल आई टेक्निक की मदद से इन सभी को ऑब्जर्व कर रहा था। इन सब के अलावा इन सब को एक और सबूत मिला था। जब एक इमॉर्टल खतरे में था तो वह अपने दूसरे बंदे को वोंग कह के पुकार रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि एक इमॉर्टल का नाम वोंग है। पर तभी इस दौरान एक इमॉर्टल फिर से खड़ा होकर अपने पावर का इस्तेमाल करके वहां से टेलीपोर्ट होकर अपने सभी भाइयों के साथ भाग जाता है। लीहान के दुश्मन यहाँ इतनी आसानी से भाग चुके थे जिसे देखकर लीहान निराश हो जाता है, पर लीहान को फिर भी दो सबूत हाथ लग गए होते हैं, जिसमें एक वोंग नामक बंदा जो कि इमॉर्टल है और दूसरा किलिंग फॉर्मेशन जो कि मेंगुआ टावर से रिलेटेड है। यहाँ इमॉर्टल फेरी अभी भी एहसास कर रही होती है कि कोई उनके ऊपर अपने स्पिरिचुअल आई की मदद से नजर रख रही है, और यह सब नजर रखने वाली कोई और नहीं बल्कि मास्टर मेंग होती है, जो कि उस छोटू मास्टर के साथ मिलकर लीहान की पूरी जानकारी निकालना चाहता है, जिसकी मदद से वह उसे सेक्ट से आसानी से बाहर निकाल पाए। और यह सब काम उसी ट्रेजर की मदद से कर रहा था जिसे पिछले एपिसोड में छोटू मास्टर ने उसे दिया था, क्योंकि इस ट्रेजर की मदद से कोई भी अपने भविष्य को देख सकता था, इसीलिए वह लीहान के भविष्य को देखना चाहती थी। इसके बाद मास्टर मेंग अपने भविष्य चेक करने लगती है, जिसमें उसे पता चलता है कि
कि उसकी मौत जल्द ही होने वाली है। इससे वह काफी बुरी तरीके से डर जाती है, मगर वह कंफर्म नहीं होती है कि यह मुझे सच बता रहा है या झूठ। इसीलिए वह उस ट्रेजर में बार बार अपने भविष्य को चेक करने लगती है, मगर उसे हर बार निराशा हाथ लगती है क्योंकि ट्रेजर उसे हर बार उसकी मौत की खबर बता रहा होता है। यह सब जानने के बाद वह तो समझ चुकी थी कि यह ट्रेजर झूठ नहीं बोल रहा है, इसीलिए वह अपने सभी दुश्मनों के बारे में सोचने लगती है, जिसमें उसके सबसे बड़ा दुश्मन लीहान होता है, क्योंकि लीहान और मास्टर मेंग में हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। वह सोचने लगती है कि मैंने लीहान को काफी भला बुरा कहा, कहीं वो तो मेरी जान लेने के पीछे नहीं पड़ा। यह सब जानने के बाद उसके पास जो रखा होता है मिट्ठू मियाँ एक तोता, जो कि बोलने लगता है कि तुम्हारी मौत जल्द होगी, और इसी बात को दोबारा रिपीट करे जा रहा होता है, जिसे सुनने के बाद मास्टर फेंग उसे पीट देती है और उसे नीचे गिरा देती है। फिर मास्टर फेंग सोचने लगती है कि आखिरकार लीहान से मेरी इतनी बड़ी भी दुश्मनी नहीं है जिससे कि वह मुझे जान से मार सके, पर ऐसा हो सकता है कि मैंने लीहान के मास्टर को काफी भला बुरा और काफी गलत सलूक किया, जिसके कारण वह मुझसे बदला लेने की कोशिश करेगा। पर इससे पहले कि वह मुझे मार दे, मुझे उसे मारने का कोई रास्ता खोजना होगा। वैसे भी लीहान ने काफी सारे मास्टर से पंगे ले रखे हैं, इसीलिए मैं किसी न किसी पावरफुल मास्टर के साथ मिलकर लीहान को मारने का प्लान बना सकती हूँ। इसीलिए वह छोटू मास्टर के पास में चली जाती है और उन्हें सारी बातें चढ़ा बढ़ा कर बताने लगती है कि मास्टर लीहान हमारे बारे में काफी बुरा सोच रहा है और वह हमारे साथ इस पूरे सेक्ट को खत्म करना चाहता है, इसीलिए आप मेरी मदद करें ताकि मैं लीहान को उससे पहले ही खत्म कर सकूं। छोटू मास्टर बोलने लगता है कि आखिरकार मैं तुम्हारी बातों पे विश्वास कैसे करूं, लीहान हमारे सेक्ट को कैसे खत्म कर देगा। जिसके बाद मास्टर मेंग के पास कोई सबूत ना होने के कारण वह उसी ट्रेजर को दिखाते हुए बोलती है कि ये देखिए, और फिर वह चुपके से अपने जादू के जरिए कुछ चालाकी कर उस ट्रेजर में कुछ गड़बड़ी कर देती है और बताने लगती है कि आप तो जानते ही हो, यह एक हेवनली ट्रेजर है जो कि कभी झूठ नहीं बोलता और हमेशा सच्चाई बताता है। इसे आप देखकर जान पाइएगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ या सच। ट्रेजर पे सारी सच्चाई देखने के बाद छोटू मास्टर इसके बातों पे विश्वास कर लेते हैं और बोलते हैं कि मगर मेरे पास उतने ज्यादा काबिल डिसाइपल नहीं है जो कि लीहान को मार सके, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ प्लान और आइडिया लाया हूँ। और उसे एक दूसरा उपाय बताते हैं कि लीहान को कैसे मारा जाए। यह सब बातें जानने के बाद मास्टर फेंग वहाँ से जाने लगती है, पर तभी छोटू मास्टर उसे बोलते हैं कि तुमने जो अभी मेरे साथ जो चालाकी की वह अगली बार करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं भले ही छोटू मास्टर दिखता हूँ मगर मैं हूँ अंदर से काफी बड़ा। तुमको क्या लगा मेरे पास दिमाग नहीं है? आज के बाद से मेरे साथ ऐसी चालाकी करने की कोशिश भी मत करना। इसके बाद मास्टर मेंग वहाँ से चली जाती है और फिर उसके बाद हमें लीहान और इमॉर्टल फेरी को दिखाया जाता है जंगलों में, और इसी के साथ यह एपिसोड एंड होगा। तो गाइज अगला एपिसोड काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि उसमें हमें लीहान और काफी सारे पावरफुल एनिमल का फाइट दिखाया जाएगा, जिसमें लीहान बच पाता है या नहीं यह हमें देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में हमें लीहान को दिखाया जाता है जो कि उसी टूटे हुए घर के सामने खड़ा होता है और सोच में पड़ा होता है कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए, क्योंकि रास्ता तो बंद हो चुका था। लीहान सोचने लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, यह रास्ता तो बंद हो चुका है। तो इमॉर्टल फेरी उसे बताती है कि हमें रास्ता बदल लेना चाहिए और दूसरे रास्ते की ओर चलना चाहिए। इसके बाद लीहान वहाँ से अपने रास्ते को बदलते हुए दूसरी तरफ जाने लगता है, पर तभी जंगल में काफी ज्यादा हलचल होने लगती है, जिससे काफी सारे बर्ड्स उड़ते हुए जंगल से बाहर निकलने लगते हैं, जिन सब में से एक बर्ड लीहान के पैरों पे पोटी कर देती है, जिसे देखने के बाद इमॉर्टल फेरी उसके ऊपर हंसने लगती है और बोलती है कि लगता है कि ऊपर वाले तुम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। और कहा जाता है कि जब भी किसी के ऊपर चिड़िया पोटी करती है तो मतलब गुड न्यूज आने वाला है। तो लीहान उससे बोलता है कि अच्छा गुड न्यूज, तो इसे क्यों ना हम दोनों मिलकर बांट लेते हैं। और वह उसके ऊपर उस पोटी को फेंकने ही वाला होता है, तभी जंगल में काफी ज्यादा हड़कंप मचने लगता है और वहाँ के जानवर काफी तेजी से लीहान की तरफ बढ़ने लगते हैं। लीहान ये सब के बारे में सोच पाता तभी लीहान के ऊपर कई सारे पत्थर से अटैक होने लगता है, जिन सब पत्थरों से बचने के लिए लीहान अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन सबको फोड़ने लगता है, पर पत्थर काफी ज्यादा होते हैं और वह लगातार लीहान के ऊपर गिरे जा रहे होते हैं। इसीलिए लीहान अपने स्वॉर्ड के मल्टीपल अटैक से उन सभी को एक साथ ही फोड़ डालता है। पर लीहान इन सब से बचने के दौरान वह काफी पावर का इस्तेमाल करता है और वह अचानक से किसी गड्ढे में गिरने वाला होता है, पर लीहान ने अपने स्वॉर्ड के इस्तेमाल करके अपने आप को बचा लिया होता है और वह अपने स्पिरिचुअल पावर की मदद से वहाँ पे उपलब्ध लकड़ियों को और पत्थरों का इस्तेमाल करके बाहर आ जाता है। यहाँ पे इन सब के ऊपर अचानक ऐसा हमला देखकर लीहान सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार कौन हमें मारने की कोशिश कर रहा है, और वह इमॉर्टल फेरी से पूछने लगता है कि आखिरकार यह अटैक हम पे क्यों हो रहा है। जिसके बाद इमॉर्टल फेरी उसे बताती है कि कोई तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर स्काई थंडर भी गिरने वाला है। लीहान को लगता
लगता है कि अभी तो इतना अच्छा मौसम है, आखिरकार यहाँ पे कैसे स्काई थंडर गिर सकता है। यह कहने की देरी ही होती है तभी ऊपर से काफी पावरफुल स्काई थंडरस्टॉर्म लीहान के ऊपर गिरता है, पर लीहान काफी मेहनत कर उसे डॉज करने लगता है, पर वह थंडरस्टॉर्म काफी ज्यादा ही पावरफुल हो जाता है जो कि लीहान के ऊपर लगातार गिरने लगता है। पर लीहान भी काफी तेजी से उसके अटैक को डॉज करने लगता है। लीहान को इस तरह इधर उधर कूदते हुए देख इमॉर्टल फेरी उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि तुम क्यों इस तरह बंदरों की तरह उछल रहे हो। लीहान इमॉर्टल फेरी द्वारा खुद का इस तरह मजाक उड़ाता हुआ देख उसे चुप रहने को बोलता है। इसके बाद हमें दूसरी तरफ मास्टर मेंग को दिखाया जाता है और साथ ही उसके सर्वेंट को, जो सर्वेंट मास्टर मेंग को बता रहा होता है कि लीहान हमारे सभी अटैक को डॉज करता जा रहा है, वह काफी आसानी से उन सब अटैक को डॉज करता जा रहा है। यह सब देखने के बाद हमें पता चलता है कि मास्टर मेंग ने ही यह सब प्लानिंग किया होता है लीहान को मारने के लिए, मगर इन्होंने लीहान को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था। इसके बाद मास्टर मेंग अपने उसी हेवनली ट्रेजर की मदद से लीहान के बारे में पता लगाने लगती है कि लीहान मर गया या फिर जिंदा है। फिर वह हेवनली ट्रेजर उसे बताने लगता है कि लीहान अभी भी जिंदा है और आसानी से उसके अटैक को डॉज करता जा रहा है। यह सब देखने के बाद वह काफी ज्यादा परेशान लग रही होती है और मन में ही सोचने लगती है कि ये लीहान किस मिट्टी का बना है जो कि मरता ही नहीं है। यह सब जानने के बाद मास्टर मेंग का वह तोता बोलने लगता है कि लीहान नहीं मरेगा, लीहान नहीं मरेगा, यही वो रिपीट करता जा रहा होता है। इसके बाद मास्टर मेंग सोच लेती है कि उसे लीहान को मारने के लिए अपने ब्लड की कुर्बानी देना चाहिए। दूसरी तरफ हमें लीहान को दिखाया जाता है जो कि उसी स्काई थंडर के अटैक को डॉज कर रहा होता है, मगर वह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। इसी दौरान काफी सारे खतरनाक जानवर लीहान की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसे देखने के बाद इमॉर्टल फेरी बोलने लगती है कि लगता है कि स्वर्ग में तुम्हें कोई बुला रहा है। तो लीहान बोलता है कि मुझे अभी स्वर्ग जाने की कोई जल्दी नहीं है, मैं पहले अपने फैमिली के कातिलों का बदला तो ले लूं। फिर इसके बाद लीहान अपने फुल पावर को अपने पंच में गैदर करते हुए काफी पावरफुल पंच मारता है जिससे कि आसपास का सारा इलाका फ्रीज हो जाता है और साथ ही वहां पे आ रहे खतरनाक एनिमल भी फ्रीज हो जाते हैं। इसके बाद लीहान सोचने लगता है कि किसकी हिम्मत हुई जो कि मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। यह सब कहने की ही देरी होती है तभी यहाँ पे काफी खतरनाक एनिमल लीहान के ऊपर अटैक कर देता है और इसी खतरनाक सीन के साथ यह सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है मास्टर मेंग को जो कि लगातार लीहान के भविष्य के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही होती है। सैकड़ों बार कोशिश करने के बाद आखिरकार हेवनली ट्रेजर उसे बता देता है कि लीहान मर चुका है, लेकिन यह बात तो एकदम झूठ थी क्योंकि लीहान हमारी इस सीरीज का मेन कैरेक्टर होने वाला है जो कि कैसे मर सकता है आखिरकार इन छोटे मोटे ट्रेजर की मदद से। हमें लगता है कि यह हेवनली ट्रेजर झूठ बोल रहा है और वह ऐसा क्यों कर रहा है यह हमें आगे पता चलेगा। पर यह खबर सुनने के बाद मास्टर मेंग का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है क्योंकि उसके रास्ते का एक दुश्मन जो हट चुका था। यह खबर सुनने के बाद मास्टर मेंग ने अपने 2 डिसाइपल को उसको खोजने के लिए भेज देता है। इसके बाद हमें 2 डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि जंगलों के बीच एक मंदिर के सामने आ गए होते हैं क्योंकि उन्हें लीहान के बॉडी का पता लगाना था जो, और वह कंफर्म करने के लिए आए होते हैं कि लीहान मर चुका है या नहीं क्योंकि इन्हें मास्टर मेंग ने जो भेजा था। फिर इसके बाद दोनों डिसाइपल टेम्पल के अंदर चले जाते हैं जहाँ उनके सामने एक बुद्धा की मूर्ति होती है जिसका सर कटा हुआ होता है और वह चारों तरफ खोजने लगता है कि आखिरकार लीहान की बॉडी कहाँ है। और यह टेम्पल काफी ज्यादा सुनसान लग रहा होता है जैसे कि यहाँ पे हजारों साल से कोई नहीं आया हो। फिर हमें दूसरी तरफ इमॉर्टल फेरी को दिखाया जाता है जो कि उसी बुद्धा के स्टैचू के ऊपर बैठी होती है और वह इन दोनों को डराने की कोशिश करती है और थोड़ा हलचल करती है जिसके कारण वह दोनों जाकर एक टेबल के नीचे देखने की कोशिश करती है क्योंकि उनको लगता है कि लीहान कहीं इस टेबल के अंदर ना हो। पर जैसे ही वह दोनों टेबल के नीचे हाथ लगाकर लीहान को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह लीहान नहीं बल्कि एक पुतला है। यह सब देखकर वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार यह सब कैसे हो सकता है। मास्टर मेंग ने तो हमें इसी टेम्पल का रास्ता बताया था और ये लीहान कहाँ है। ऐसा लग रहा है कि कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। पर तभी पीछे से लीहान जो कि एक ज़ॉम्बी की तरह डरावनी हरकत करते हुए उन दोनों के तरफ बढ़ने लगता है। ये दोनों अपने पीछे से किसी को इस तरह आते हुए देखकर काफी डर जाते हैं और तभी लीहान काफी तेजी से इन दोनों के नजदीक आकर इन दोनों को काफी डरावनी तरीके से डरा देता है और फिर दोनों के सर को आपस में टकराकर दोनों को ही बेहोश कर देता है। फिर इसके बाद दोनों के बेहोश हो जाने के बाद वहाँ पे इमॉर्टल फेरी आती है जो कि लीहान को बताती है कि तुमने तो काफी अच्छा काम किया मगर ये दोनों मास्टर मेंग के डिसाइपल थे जो कि तुम्हारे मौत को कंफर्म करने के लिए यहाँ पे आए होते हैं। तो लीहान बोलने लगता है कि जब इनका डिसाइपल इतना ज्यादा बेवकूफ हो सकता है तो इनका मास्टर कितना ज्यादा बेवकूफ होगा। इमॉर्टल फेरी बताने लगती है कि जरूर उनके पास ऐसा कोई ट्रेजर होगा जो कि किसी के मौत या फिर भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करता है। लीहान बोलता है कि अच्छा
तो ये बात है, मगर हमें उनके पास जाने के बाद ही पता चलेगा कि यह सब किसने किया और क्यों। फिर इसके बाद हमें सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ मास्टर मेंग अपने दोनों डिसाइपल का इंतजार कर रही होती है जो कि लीहान के मौत का खबर सुना सके। पर वहाँ पे लीहान आ जाता है जिसे जिंदा देखकर वह काफी ज्यादा हैरान होती है और सोचने लगती है कि आखिरकार यह मरता क्यों नहीं। क्या मेरा हेवनली ट्रेजर इसके मौत का खबर झूठा बताया? आखिरकार यह कैसे गलत बता सकता है? इसके बाद लीहान मास्टर फेंग के सामने आते हुए बोलता है कि कोई पागल औरत है जो कि मुझे मारने की पूरी कोशिश की थी मगर मैं तो मर ना सका। उसने मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था, मगर मुझे पता चल जाए कि वह कौन थी तो मैं उसे कुत्ता बना दूंगा। यह सब बेइज्जती सुनने के बाद मास्टर मेंग को तो अंदर से ही काफी ज्यादा खून खौलने लगती है। पर इतना ज्यादा बेइज्जती होने के बाद भी मास्टर मेंग खुद को रोक नहीं पाती और सारी सच्चाई रिवील कर देती है कि मैंने ही हेवनली ट्रेजर की मदद से तुम्हारी भविष्यवाणी की और तुम्हारी डेथ का पता लगाया और तुम्हारे पर जो भी अटैक हुआ उसको मैंने ही किया था और इस दौरान मैंने तुम्हें काफी मारने की कोशिश भी की थी। इसके पीछे का कारण यह था कि मेरी हेवनली ट्रेजर बता रही होती है कि तुम मुझे मारकर मेरे पूरे सेक्ट को खत्म करना चाहते हो, जिससे कि मैं काफी डर गई थी और मेरे सेक्ट को खत्म होने से पहले ही मैं तुम्हें मारना चाहती थी। और वह इतना से भी नहीं रुकती और फिर से वह अपने स्वॉर्ड को समन करते हुए लीहान के ऊपर अटैक करती है। पर लीहान समय रहते ही सारी बातें समझकर उसके अटैक को डॉज कर लेता है और मास्टर मेंग के ऊपर अपने ब्लड स्वॉर्ड को पॉइंट करते हुए बोलता है कि तुम्हारे जैसे घटिया औरत को भला मैं मारने की कोशिश क्यों करूंगा? वैसे भी मेरा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही तुम्हारे सेक्ट से। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मेरी पोजीशन से काफी ज्यादा जलती हो कि मैं इस सेक्ट का यंग मास्टर हूँ, इसीलिए तुम मुझे रास्ते से हटाना चाहती हो और इसीलिए तो तुम मुझे मारने की कोशिश की। पर यह सब सुनने के बाद मास्टर मेंग उसके ऊपर फिर से अटैक कर देती है, पर लीहान उसके अटैक को डॉज करते हुए उसे पीछे हटा देता है। पीछे आते समय मास्टर मेंग अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है जिसे रोकने के लिए लीहान उसके ऊपर अटैक कर देता है और फिर दोनों में काफी ज्यादा ही तगड़ी फाइट होने लगती है। पर लीहान उस पे भारी तो पड़ रहा था। इसके बाद लीहान बोलने लगता है कि तुम जानती हो मुझसे तुम जीत नहीं सकती, फिर भी तुम मुझसे फाइट कर रही हो। जिस पर मास्टर मेंग बोलती है कि खुद पर इतना ज्यादा गुरूर मत कर बच्चे। फिर इसके बाद लीहान उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है। इस दौरान दोनों में काफी घमासान खतरनाक फाइट होता है। दूर खड़ी हुई इमॉर्टल फेरी इस फाइट को देखने के बाद लीहान को बताती है कि तुम जिससे फाइट कर रहे हो वह काफी खतरनाक चुड़ैल है। यह तुम्हारे अटैक करने से पहले ही इसका उपाय खोजकर उसे डॉज कर लेती है। इसके बाद लीहान मास्टर मेंग को बुरा भला बोलने लगता है और उन्हें चिढ़ाने की कोशिश करता है, जिससे गुस्सा होकर मास्टर मेंग उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक करती है। पर लीहान रेडी हो चुका था और अपने काफी पावरफुल अटैक को परफॉर्म करने के लिए रेडी होता है, जो कि अपने वाइन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर पावर गेदर करते हुए वह मास्टर मेंग के ऊपर काफी तेजी से अटैक कर देता है और वह साथ ही अपने 2 क्लोन की मदद से भी उसके ऊपर लगातार अटैक किए जा रहा होता है। और तभी आखिरी समय में लीहान उसके ऊपर काफी पावरफुल अटैक करता है अपने दोनों क्लोन की सहायता से, मगर मास्टर मेंग इस अटैक को देखकर वहां से काफी दूर हट जाती है। मगर इतना सब होने के बाद भी लीहान नहीं रुकता और उसके ऊपर काफी तेजी से अटैक करके उसके फेस पे एक कट लगा देता है और उसके गले पे अपने स्वॉर्ड को पॉइंट करते हुए बोलने लगता है कि अब तुम हार भी मान लो, अगर तुमने दोबारा मुझे मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी मौत की घाट उतार दूंगा। इसके बाद मास्टर मेंग बोलने लगती है कि मैं जानती थी कि मेरी मौत काफी नजदीक है और ये भी जानती थी कि यह तुम्हारे हाथों ही होने वाला था, पर मरने से पहले मुझे इसका कारण तो बता दो कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते थे ताकि मैं शांति से मर सकूं। लीहान बोलता है कि अरे बुड़बक औरत, मैं तो तुम्हें कभी मारने की सोच भी नहीं रहा था, मगर तुमने ही पहले ही मुझे मारने के लिए कई सारे ट्रैप्स को एक्टिवेट करके मुझे मारने की कोशिश की थी। मेरी तुमसे कभी भी कोई दुश्मनी नहीं थी। जिसके बाद मास्टर मेंग बोलती है कि मुझे बुड़बक कहना बंद करो, मैं अपने हेवनली ट्रेजर के ऊपर विश्वास कर रही थी। उसी ने मुझे बताया था कि तुम मुझे और मेरे सेक्ट को एक साथ ही खत्म करने वाले थे। इसके बाद दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं कि तुम मुझे मारना चाहते थे तो वह बोल रही थी कि तुम। इसी के साथ दोनों एक दूसरे के ऊपर खतरनाक इल्जाम लगा रहे होते हैं। इन दोनों के इस प्रकार फुकरापंती को देखकर ऊपर बैठी हुई इमॉर्टल फेरी लीहान को बोलने लगती है कि आखिरकार तुम दोनों क्या कचरापंती कर रहे हो। फिर ये दोनों काफी सोचने के बाद अपने मसले को हल कर लेते हैं और इन्हें पता चलता है कि कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें गुफा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बूढ़ा बैठा हुआ दिखाया जाता है। उसके पास भी एक हेवनली ट्रेजर जैसा दिखने वाला एक कॉपी था, जिसके मदद से वह उस ओरिजिनल वाले हेवनली ट्रेजर को कंट्रोल करता था और उसमें बदलाव कर रहा था, जिसके कारण मास्टर मेंग को लगता था कि लीहान मरने वाला है या फिर लीहान उसे मारने वाला है। और फिर इसके बाद ट्रेजर ने जो झूठ बोला था कि लीहान मर चुका है, यह इसी बुढ़े ने कंट्रोल किया था। यह बुढ़ा शुरू से ही उस ट्रेजर को कंट्रोल कर रहा है
जब लीहान छोटा था और वह उन 7 इमॉर्टल द्वारा मरने वाला था। तभी इस बुढ़े ने उस ट्रेजर को कंट्रोल करते हुए उन सभी 7 इमॉर्टल्स को कंफ्यूज कर दिया था कि लीहान मर चुका है, मगर असल में लीहान जिंदा होता है और कई सालों तक कंट्रोल किए रहता है। उसके बाद उसका कंट्रोल हट जाता है, जिससे सभी को पता चलता है कि लीहान जिंदा हो चुका है। और इसी बुढ़े ने मास्टर मेंग के उस ट्रेजर को काफी ज्यादा कंफ्यूज करके उसमें ये बताया था कि लीहान उसको मारने के लिए आ रहा है और साथ ही वह उसके सेक्ट को भी खत्म कर देगा, इसीलिए तो वह ऐसी हरकत कर रही थी। इसके बाद यह बुढ़ा अपने भविष्य के बारे में पता लगाने लगता है, जिसमें उसे पता चलता है कि आने वाले समय में उसके ऊपर काफी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वह काफी कोशिश करने लगता है कि वह अपने भविष्य को चेंज कर सके, मगर वह ऐसा नहीं कर पाता। यह बुढ़ा चाहता था कि लीहान मास्टर मेंग को मार दे, इसीलिए वह गलत जानकारी शो करवाता था। पर यह सब देखकर वह काफी ज्यादा हैरान होता है कि मास्टर मेंग तो अभी भी जिंदा है। वह सोच में पड़ता है कि आखिरकार मेरा ट्रेजर गलत क्यों बता रहा है, और तभी वह किसी के बारे में सोचने लगता है कि कहीं वह तो मेरे ट्रेजर को कंट्रोल कर रहा। और इसी सोच के साथ वह अपने हेवनली ट्रेजर के कॉपी को छोड़ देता है, जिससे वह गिरते हुए जाकर उस रियल ट्रेजर से मिल जाता है। और यह ट्रेजर अपने कॉपी से मिलने के बाद सारी सच्चाई रिवील कर देता है। जो सारा खेल किसी और ने नहीं बल्कि छोटू मास्टर ने खेला होता है। अब तक हमने लीहान और मास्टर मेंग के बीच जो गलत फहमियों का खेल देखा, वह सिर्फ छोटू मास्टर का एक रचा गया प्लान था। मास्टर मेंग यह सब देखने के बाद वह पागलों की तरह रिएक्ट करने लगती है कि मेरे मास्टर ने मेरे साथ इतना बुरा करने की कोशिश किया। इतना सब होने के बाद वह दौड़ते हुए अपने मास्टर के पास जाने लगती है ताकि उसके बारे में सच्चाई जान सके कि उन्होंने आखिरकार इसके साथ ऐसा क्यों किया। जिसे देखने के बाद लीहान भी इन सब के बारे में पता लगाने के लिए उसके पीछे चल देता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है जहां मास्टर मेंग जो कि अपने टीचर के बारे में सोचते हुए उनके पास आ गई होती है। वह अपने टीचर को मरा हुआ पाकर काफी दुखी होती है और सोचने लगती है कि आखिरकार इनको मौत की नींद किसने सुला दी। इसके बाद हमें दूसरे सीन में लीहान और मास्टर मेंग को दिखाया जाता है जहां मास्टर मेंग उसे बताती है कि इन सब के पीछे कोई हो सकता है, मगर इन सब के बारे में मुझे मालूम नहीं। वह अपने हेवनली ट्रेजर की मदद से पता लगाने लगती है और बताती है कि मेरे मास्टर को किसी ने काफी पावरफुल स्पेल का यूज करके मारा होगा और हो सकता है हमारे इस सेक्ट के किसी एक पीक का काम हो सकता है। और उसे एक दूसरे सेक्ट के बारे में बताता है जिसका पता लगाने के लिए लीहान मिस लिन के साथ उस सेक्ट में चला जाता है, जहां उसके सामने वह पीक लीडर होता है जो कि लीहान को आगे जाने से रोकने के लिए आया होता है। लीहान उससे पूछने लगता है कि मुझे बस आगे जाने दो, मुझे बस तहकीकात करना है कि उस मास्टर को किसने मारा। फिर वह एल्डर बोलने लगता है कि तुम आखिरकार यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। सभी जानते हैं कि तुम जब भी किसी पीक में जाते हो तो वहाँ के सारे सामान को तुम बर्बाद कर देते हो, यहाँ तक कि उस पीक को भी। इसके बाद वह एल्डर उसको रोकने के लिए अपने डिसाइपल को बोलता है कि जल्दी से फॉर्मेशन रेडी करो। इसके बाद उसके डिसाइपल अपने स्वॉर्ड के वेब द्वारा लीहान के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर लीहान उसके अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेता है। इन सब के होने के बाद लीहान का बाड़ी होता है जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ग्राउंड में काफी पावरफुल धमाका करता है, जिससे ग्राउंड ही टूट जाता है। इसके पावर को देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। धूल मिट्टी हटने के बाद लीहान उस एल्डर से पूछने लगता है कि मुझे सीधे सीधे बताओ कि आखिरकार मास्टर मेंग को किसने फंसाने और उन्हें मारने की कोशिश की। पर वह उसके बातों का जवाब नहीं देता और लीहान के ऊपर अटैक करता है, पर लीहान उसके स्वॉर्ड अटैक को सिर्फ अपने एक ही हाथ से रोक लेता है और उसे पीछे फेंकते हुए पूछने लगता है कि मुझे बताओ नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पे जान से मार दूंगा। जिसके बाद वह पीक लीडर अपने गलती को स्वीकार करते हुए बोलने लगता है कि मैं लोगों को मारने के लिए काफी पहले से काम कर रहा हूँ और यह सब मैं उन 7 इमॉर्टल्स के कहने पे करता हूँ। यह सब बात सुनने के बाद लीहान को कुछ शक होने लगता है। लीहान को ऐसा प्रतीत होता है कि यह उसी स्पेल का यूज करने वाला है जिससे उसने एक मास्टर को मार दिया था। पर तभी हम यह देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं कि वह अपने डिसाइपल के साथ गाना बजाना करने लगता है और वह लीहान से बोलने लगता है कि मैं इमॉर्टल बनना चाहता हूँ, मगर मुझे अपनी जिंदगी को जीने के लिए कुछ न कुछ तो काम धंधा करना ही चाहिए, नहीं तो मैं खाऊंगा क्या और बजाऊंगा क्या। और वैसे भी मेरे सेक्ट में काफी सारे डिसाइपल है जिनको भोजन देने के लिए मैं ये सब पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। मेरे डिसाइपल का ध्यान रखने के लिए यही एक लास्ट रास्ता था, क्योंकि हमारे सेक्ट को काफी ज्यादा फायदा नहीं होता है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सब के बारे में किसी दूसरे सेक्ट को ना बताइएगा, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा वाला काम किसी भी सेक्ट के लिए काफी ज्यादा बदनामी वाला होता है और यह सब अगर बाकी पीक को पता चल जाएगा तो वो हमारी काफी बदनामी करेंगे। लीहान उससे पूछता है कि मुझे यह सब नहीं जानना है, मुझे यह बताओ कि तुमने उस पावरफुल स्पेल को कास्ट कैसे किया जिससे तुमने मास्टर मेंग के टीचर को मार दिया। तो वह पीक लीडर बोलने लगता है कि मैं उस स्पेल के बारे में कुछ नहीं जानता, मेरी सीक्रेट तो बस यही है कि मैं ऑर्केस्ट्रा का काम करता हूँ, वो भी सीक्रेटली। इसके बाद लीहान समझ चुका था कि यह सब सच बोल रहा है, इसीलिए वह बोलता है कि तुम अपना ऑर्केस्ट्रा का काम जारी रख सकते हो, मैं यह किसी को नहीं बताऊंगा। और फिर वह वहां से चला जाता है। इसके बाद लीहान फिर से मास्टर मेंग के पास जाकर पूछने
पूछने लगता है कि आपने जो रास्ता बताया और जिन बंदों के बारे में बताया वह गलत निकला। हमने वहाँ पे जाके काफी तहकीकात किया मगर कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद मास्टर मिंग उसे किसी दूसरे पीक के बारे में बताने लगती है जो कि उसके बारे में काफी बुराइयां करते हुए ली हान को बताती है कि जरूर वही पीक इसके पीछे हो सकता है और उसके पास एक खास टेक्निक है जिसकी मदद से वह अपने पॉइजन का यूज करते हुए किसी भी इंसान को मार सकता है। यह बात सुनने के बाद ली हान तुरंत ही मिस लिन के साथ जियांदान पीक पे निकल चुका था, जहां वह जाते ही उनके सामने कई सारे मास्टर होते हैं जो कि उनका रास्ता रोके होता है। ली हान वहां पीक मास्टर से पूछने लगता है कि मुझे सीधे सीधे बता दो कि मास्टर को मारने के पीछे किसका हाथ है। ली हान उनसे इसी सब के रिलेटेड लगातार सवाल पूछे जा रहा होता है जिनका उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। ली हान उन्हें बोलने का भी मौका नहीं देता और उन सभी को काफी बुरी तरीके से मारने लगता है और उन सब की अच्छी खासी कुटाई करने के बाद पीक मास्टर ली हान के पैरों को पकड़ते हुए बोलने लगता है कि यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं सभी सेक्ट से छुपा कर यह काम करता हूँ जो कि मेरा एक खास बिजनेस है। मैं अपने इस बिजनेस के अंदर कई सारे जानवरों के वेस्ट को यूज करके कई सारी पिल्स को बनाता हूँ और इन पिल्स को मैंने ट्रेजर हाउस में भी बेचा था। यह सुनने के बाद ली हान उसके द्वारा बनाए गए कई सारे पिल्स को ले लेता है। वह मास्टर उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे यह सब पिल दे दीजिए क्योंकि मैंने इसे काफी सारा मेहनत करके बनाया है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सीक्रेट मेथड के बारे में किसी भी दूसरे सेक्ट को नहीं बताइएगा। पर ली हान उसके बातों को नहीं सुनता और उसके पिल्स को लेकर वहां से चला जाता है। ली हान फिर से मास्टर मिंग के पास आकर हुए सारे ट्रेजर को रख देता है और फिर उनसे पूछने लगता है कि आप जो भी बताती है वह सारा बात गलत निकलता है और उनसे अगला पीक के बारे में पूछता है। इसके बाद ली हान उसे दूसरे पीक के पास चला जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि यह मास्टर भी अपने सीक्रेट बिजनेस को चला रही है जिसमें वह लोगों के लिए आईब्रो बनाती है। ली हान उसे भी वह सवाल पूछने लगता है जिस पर वह बताती है कि मैं इसके बारे में नहीं जानती हूँ, प्लीज आप मेरे बिजनेस के बारे में किसी को मत बताइएगा, अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपके लिए भी एक आईब्रो बना दूंगी। ली हान इतने सारे पीक में जाकर भी इसको सच्चाई का कुछ अता पता नहीं चला जिसके कारण वह काफी ज्यादा परेशान हो गया था, उसका दिमाग भी खराब हो गया था। इसके बाद वह मास्टर मिंग के पास फिर से वापस जाता है और उन्हें जबरदस्ती बोलने लगता है कि आखिरकार तुम मुझसे मजाक कर रही हो क्या, तुमने मुझे एक एक करके सारे पीक को खुजवा दिया। मास्टर मिंग उसे बोलने लगती है इसमें मेरी क्या गलती है, मेरे हेवनली ट्रेजर यही सब बता रहा है तो मैं तुम्हें यही न बताऊंगी, मेरे पास ऐसी कोई खास पावर नहीं है जिससे मैं तुम्हें असलियत बता सकूं, मैं बस अपने हेवनली ट्रेजर के ऊपर निर्भर हूँ। इसके बाद उन सभी को इतने सारे पीक को खोजने के बाद भी उन्हें सच्चाई का पता नहीं चलता है तो आखिरकार लास्ट जो बंदा बचता है वह है छोटू मास्टर, जिनके बारे में खोजने के लिए ली हान मिस लिन के साथ वहाँ पे चला जाता है जहाँ छोटू मास्टर के सामने पहले से ही वह तीनों पवेलियन मास्टर मौजूद होते हैं जो कि उनसे कंप्लेन कर रहे होते हैं कि ली हान हमारे सेक्ट में जबरदस्ती आकर वहाँ पे तोड़फोड़ कर रहा था और हमारे सीक्रेट मेथड को जानने की कोशिश भी किया। तीनों अपने अपने कंप्लेन छोटू मास्टर को सुना रहे होते हैं जो कि कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं। इन सब के बाद ली हान भी वहाँ पे आ जाता है जो कि काफी चौड़ में खड़ा होता है, जिनको देखने के बाद वह तीनों मास्टर बोलते हैं कि मास्टर देखिए ये ली हान आपके सामने भी काफी चौड़ में खड़ा हुआ है, इसे तो आपको ही सबक सिखाना होगा। फिर हमें छोटू मास्टर को दिखाया जाता है जिनका नाम सांगली बताया जाता है जो कि ली हान को बोलता है कि तुम आखिरकार इन पीक मास्टर को क्यों परेशान कर रहे हो। तो ली हान बोलता है कि मैं उन सभी को परेशान नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आया हूँ। इसके बाद दोनों एक दूसरे को देखते हुए फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे में काफी खतरनाक फाइट करते हैं जिसमें ली हान उस पर भारी पड़ रहा होता है और उन्हें आसानी से घायल कर देता है। इसके बाद ली हान उस छोटू मास्टर के ऊपर अपने स्वाइड को पॉइंट करते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उस मास्टर को क्यों मारा और तुम इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो, क्योंकि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर एक सेक्ट लीडर के अनुसार काफी कम है। तो छोटू मास्टर बताने लगता है कि मैं कई साल पहले अपनी पावर को खो दिया हूँ जिसके कारण मैं अभी काफी कमजोर हो गया हूँ। मैं अपने पोजीशन को छोड़ना भी चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे अपने मास्टर द्वारा छोड़े गए काफी पावरफुल सील की तलाश में हूँ, इसीलिए मैं इस सेक्ट में अभी भी मौजूद हूँ। जैसे ही मुझे वह सील मिलता है मैं यहाँ से चला जाता। यह बात सुनने के बाद वे सारे पीक मास्टर इसके बातों में हामी भरते हैं और बोलते हैं कि यह छोटू मास्टर सही बोल रहा है, मगर ली हान उसे जबरदस्ती करने लगता है जिस पर वे मास्टर बोलते हैं कि यह बात आराम से भी किया जा सकता है। इसके बाद छोटू मास्टर बोलता है कि मैं जब यहाँ पे पहली बार आया था तो मैं काफी लालच के चक्कर में कई सारे स्पेल को एक साथ ही सीखने के चक्कर में अपने कल्टीवेशन को काफी हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया और उसी समय से मेरी जिंदगी काफी ज्यादा ही बर्बाद होने लगी। मैं अपने कल्टीवेशन के रास्ते से भटक गया। ऐसी बुरी जिंदगी जीने से अच्छा तुम मुझे यहीं पे मार दो, और उसके स्वॉर्ड को पकड़ते हुए अपने सीने में घुसा लेता है। यह सब देखने के बाद सभी पीक मास्टर को ऐसा लगता है कि ली हान उन्हें मार दिया है और वह ली हान को शांत करने के लिए बोलने लगते हैं कि तुम शांत रहो। इन सब के बातों को काटते हुए मिस लिन बताती है कि ली हान आप सभी के भलाई के बारे में ही बोल रहा है क्योंकि यह हमारे सेक्ट के लिए ही अच्छी बात है। जब यह छोटू मास्टर को मार देगा तो हमारे सेक्ट को अंदर से खोखला
खोखला करने वाला कोई भी इंसान मौजूद नहीं होगा। तभी वहाँ पे एक डिसाइपल आते हुए सभी को बताने लगता है कि कई सारे मॉन्स्टर डोंगलिंग सिटी में अटैक कर दिए हैं, जिनसे काफी सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अगर उन्हें रोका नहीं गया तो वह पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। वह उन सभी इंसानों को मारकर उनका अपना भोजन बना रहे हैं। इसके बाद एक एल्डर काफी ज्यादा शौक होते हुए बोलता है कि मगर उन मॉन्स्टर को तो किसी दूसरे ही वर्ल्ड में भेज दिया गया था, तो आखिरकार वह यहाँ पे कैसे आ गए। फिर दूसरे मास्टर बोलने लगते हैं कि यह तो काफी खतरनाक सिचुएशन है, मगर इस खतरे भरे सिचुएशन को फायदा में कैसे बदला जाए ये मैं तुम्हें बताता हूँ। हम उन सभी मॉन्स्टर को मारकर उनका यूज करके पावरफुल पिल्स बना सकते हैं, जिनका यूज हम अपने पावर को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। और हमें यहाँ से जल्दी चलना होगा, इससे पहले कि वहाँ मेंगुआ टावर वाले लोग आ जाएं, क्योंकि अगर वो वहाँ पे एक बार आ गए तो वो काफी सारे पावरफुल मॉन्स्टर को एक ही साथ मार देंगे। मेंगुआ टावर का नाम सुनते ही लीहान काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वह उस सिटी में जाने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद हमें लीहान और मिस लिन को दिखाया जाता है, जो कि डोंगलिंग सिटी के रास्ते में होते हैं, जहाँ उन्हें सामने कई सारे लोगों की लाश पड़ी हुई मिलती है, जो कि उस जगह पे कई सारे खजानों के साथ मरे पड़े होते हैं। शायद उनको किसी ने मारकर वहाँ पे खजाना लूटने की कोशिश की होगी। और यह सब एनालाइज करने के बाद इमोर्टल फेरी बताती है कि यह सब मेंगुआ टावर के डिसाइपल है। इसके बाद लीहान डीमन फॉक्स से बोलता है कि तुम जल्दी से उस मर्डर के बारे में पता लगाओ कि आखिरकार इन सब का मर्डर किसने किया। डीमन फॉक्स उन सभी को सूंघते हुए बताती है कि इन सब को किसी खास फूल की मदद से मारा गया होगा, जिसकी सुगंध काफी ज्यादा जहरीली होती है। और जब डीमन फॉक्स इस फूल के बारे में पता लगाने लगती है तो उसके सामने एक काफी बड़ा मॉन्स्टर होता है, जिसके अंदर से उसी फूल का सुगंध आ रही होती है, मगर वह मॉन्स्टर तो मर चुका था। इसके बाद इमोर्टल फेरी उस मॉन्स्टर के ऊपर जाते हुए बोलने लगती है कि यह मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा कमजोर निकला, जो कि इन आम लोगों के हाथों ही मारा गया। इमोर्टल फेरी को देखने के बाद मिस लिन लीहान से पूछने लगती है कि आखिरकार यह लड़की कौन है। इमोर्टल फेरी बताती है कि मैं इसकी मास्टर हूँ, क्योंकि इसके फैमिली ने इसे बचपन में ही मुझे बेच दिया था, तब से यह मेरा सेवक है। यह बकवास सुनने के बाद लीहान उसे चुप रहने को बोलता है। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, जो कि वह मरा हुआ मॉन्स्टर फिर से जिंदा हो गया होता है। वह बिस्ट इतना ज्यादा घायल होता है जिसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वह सच में मर गया है, मगर वह जिंदा होता है। उसे देखने से ऐसा लग रहा होता है कि उसे कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जिसे देखने के बाद इमोर्टल फेरी बताती है कि इसको किसी वाइंस द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। जिस मॉन्स्टर को देखने के बाद मिस लिन उसके ऊपर अटैक करती है, मगर उसे मारने में काफी ज्यादा पावर का यूज करना होता है। मिस लिन की सारी अटैक उसके ऊपर फेल होती जा रही थी। वह अपने फ्रोजन ब्लेड का भी इस्तेमाल करती है, मगर वह भी उसके सामने फीका पड़ जाता है, क्योंकि उस मॉन्स्टर का सेल काफी ज्यादा मजबूत होता है। मगर वह काफी मेहनत कर लास्ट में अपने काफी पावरफुल फ्रीज मेथड का यूज करते हुए उसे फ्रीज करके उसके बॉडी को बर्बाद कर देती है। इसके बाद उसके बॉडी से एक स्पिरिचुअल वाइन्स निकलती है, जिन स्पिरिचुअल वाइन्स को देखने के बाद डीमन फॉक्स उसे सूंघने लगती है और बताती है कि यही वो फूल है जिसकी मदद से यह सारे लोग मारे गए। इमोर्टल फेरी उसे बताने लगती है कि यह एक ऐसा प्लांट है जो कि किसी के भी बॉडी में अगर एक बार एंटर कर जाए तो उसके पूरे बॉडी पे कब्जा जमा लेती है और उसे अपने कंट्रोल में ले लेती है। यह उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को सोख लेती है और अपने आप को जिंदा रखती है। फिर हमें दूसरी तरफ से कई सारे मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो कि इनकी तरफ ही आ रहा होता है, जिनको अपने ओर आता हुआ देखकर लीहान अपने सीक्रेट ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए एक काफी पावरफुल वेपन को समन करते हुए उन सभी को एक ही स्लैश में खत्म कर देता है। और इसी के साथ यह सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें डोंगलिंग सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वे सभी आ चुके थे, जो कि वहाँ के तबाही भरे मंजर को देखकर काफी ज्यादा शौक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन सभी मॉन्स्टर ने काफी ज्यादा तबाही मचा दी होती है और यहाँ के सभी घर को बर्बाद कर दिया होता है। लोगों को मार दिया गया होता है प्लांट स्वाइन के द्वारा। इतना सारा खून खराबा देखकर डीमन फॉक्स डरते हुए बोलती है कि हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए, क्योंकि आगे काफी खतरा हो सकता है। जिसकी बातों को सुनने के बाद इमोर्टल फेरी उसे डराते हुए बोलती है कि तुम इतना ज्यादा डरपोक कब से हो गई? तुम तो पहले काफी बड़ी बड़ी फेंका करती थी। अगर तुम्हें इतना ज्यादा डर लगता है तो हमारे साथ यहाँ पे आई ही क्यों? जिसके बातों को जवाब देते हुए डीमन फॉक्स बोलती है कि मैं किसी से नहीं डरती, मैंने तो अपने डीमन फॉक्स क्लैन में इससे भी ज्यादा खून खराबा देखा है और तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और उसके ऊपर से कूदकर दूसरी तरफ उतर जाती है, जो कि यहाँ के खून खराबा को देखकर वह बहुत ज्यादा डरने लगती है। वह इतना ज्यादा डर जाती है कि वह रास्ता ही भटक जाती है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ। जो आवाज सुनने के बाद लीहान भी उसके तरफ जाने की कोशिश करता है, मगर मिस लिन उसे रोकती है और बोलती है कि आगे देखो। जिनके आगे 3 इंसान होते हैं, जिनको उन्हीं स्पिरिचुअल वाइन्स ने पकड़ रखा होता है, जो कि उन स्पिरिचुअल वाइन्स के पूरी तरीके से कब्जे में होते हैं। लीहान बोलने लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है हम उनके ऊपर से स्पिरिचुअल वाइन्स को बाहर निकाल दे, जिससे वह पहले जैसा हो जाएगा। लीहान वैसा ही करता है एक बंदे के साथ और उसके ऊपर से स्पिरिचुअल वाइन्स हटा देता है। वह लड़का एकदम से ठीक भी हो जाता है, मगर कुछ ही देर में उसका बॉडी पूरी तरीके से डिसॉल्व
सॉल्व हो जाता है। इसके बाद मिस लिन सभी को फ्रीज कर देती है और डीमन फॉक्स को खोजने के लिए आगे निकल जाते हैं। काफी दूर चलने के बाद उन तीनों को काफी सारा प्लांट्स वाइन्स दिखता है जो कि किसी बड़े ही गड्ढे के नीचे जा रहा होता है और डीमन फॉक्स की आवाज उसी नीचे गड्ढे से आ रही होती है। इस गड्ढे के कारण ही यह डोंगलिंग सिटी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। यह गड्ढा उन्हीं स्पिरिचुअल वाइन्स का अड्डा होता है। इसके बाद ली हान, मिस लिन और इमोर्टल फेरी तीनों उस गड्ढे के अंदर उतर जाते हैं जहाँ कई सारे स्पिरिचुअल वाइन्स का जटिल रास्ता होता है। तभी इमोर्टल फेरी को किसी चीज की एक काफी मिस्टीरियस आवाज सुनाई देती है। वह इस आवाज को सुनने के बाद स्माइल करती है और आगे बढ़ने लगती है और इसी इंटरेस्टिंग सीन के साथ यह एपिसोड एंड होता है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और आप सभी जितने भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं वह वीडियो को लाइक करना ना भूले क्योंकि इससे हमारे वीडियो को बूस्ट मिलेगा और वीडियो बनाने में हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।